हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, वेटनरी प्रैक्टिस में एंटीबायोटिक्स का एक अहम रोल होता है। और ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वेटनरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं है जिन्हें हम यूज़ करके मतलब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कुछ गिनी चुनी एंटीबायोटिक्स हैं। यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये आती है कि जो भी एंटीबायोटिक हैं उनका ओवर यूज़ बहुत हो रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं होता है और वो इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एंटीबायोटिक में रिसर्च भी बहुत कम होती है, मतलब नई एंटीबायोटिक लाने के लिए कोई रिसर्च भी नहीं करता है, क्योंकि ये रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। इसकी वजह यह है कि जैसे ही कोई नया मॉलिक्यूल आता है तो उसके साथ साथ ही उसमें एक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब किसी कंपनी ने बहुत हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कोई नया मॉलिक्यूल बनाया, एंटीबायोटिक बनाई, और उसके अगेंस्ट फिर रेजिस्टेंस आ गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके जेनेरिक प्रोडक्ट आ जाते हैं मार्केट में, लोग उसे कॉपी कर लेते हैं और बेचने लगते हैं, उससे रेजिस्टेंस और बढ़ता है, तो एंटीबायोटिक इतनी काम की नहीं रहती। तो जो इन्वेस्ट करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में तो उन्हें ज़्यादा मतलब वो नहीं मिल पाता है उसका बेनिफिट। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है, और एक अहम प्रॉब्लम वेटनरी प्रैक्टिस में ये है कि वेटनरी में बहुत कॉस्टली इलाज नहीं किया जा सकता है। जैसे हम इंसानों की बीमारियों में देखते हैं कि 1.5 लाख 2-2 लाख तक के इंजेक्शन्स लोग लेते हैं, भाई जान की बात होती है, मतलब ऐसी बीमारियां होती हैं और लगवाते भी हैं, इंसानी जान की कीमत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर इंसानों में दवाई का कोई वो नहीं देखा जाता है कि ये कितनी महंगी है। लेकिन एनिमल्स में, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं हमारे, जैसे पोल्ट्री है, ये प्रोडक्शन पर्पस, मतलब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये प्रॉफिट के लिए पाली जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर इसमें दवाई लगाएंगे तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। पेट्स में भी ऐसा ही है, लोग रखते हैं, बहुत हद तक खर्च भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई उसे वो मतलब हाई एंड एंटीबायोटिक। और अगर दी भी जाती हैं तो कोई 1-2 पेट ही रखता है, तो उस पर वो खर्चा इतना कर सकता है, लेकिन हाई एंड एंटीबायोटिक्स इनमें भी यूज़ कमी होती हैं। फिर आते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल जैसे कैटल है और गोट्स हैं, बफलो है, कैमल है। तो उनमें क्या होता है कि डोज़ बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी अगर सस्ती भी एंटीबायोटिक लगाएंगे तो वो भी कम से कम आपका 100 रुपये से 200 रुपये या इवन 800 रुपये तक की एक डोज़ बैठ जाती है अगर उस टाइप की एंटीबायोटिक इसमें हम लेते हैं। तो ऐसे माहौल में जब इतनी किल्लत है एंटीबायोटिक्स की और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे प्रोडक्शन को, एनिमल के जो स्वास्थ्य है उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो उन बीमारियों को हम कैसे हैंडल करें। तो उसमें एक दवाई आती है एनरोफ्लॉक्सासिन नाम से। ये सॉल्ट है, ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक है।
ये फ्लोरोक्विनोलोन का स्ट्रक्चर है। तो एंटीबायोटिक्स में एनरोफ्लॉक्सासिन का एक अहम मकाम है, एक अहम उसका स्टैंडिंग है। इसकी वजह यही है क्योंकि ये एक बहुत सबसे पहली एंटीबायोटिक है और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। बहुत इसे लोग मतलब कंपनियां बनाती हैं और मार्केट में इजीली ये अवेलेबल हो जाती है। तो इस वजह से और बहुत सारे फार्मर्स इसे यूज़ भी करते हैं और कंसल्टेंट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, तो एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जाता है। पोल्ट्री में ये दवाई बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसका जो कॉस्ट है, जो कॉस्टिंग है इसकी, वो काफ़ी कम रहती है जब इससे इलाज होता है। तो एनरोफ्लॉक्सासिन के बारे में इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगा आपको, ये वीडियो भी इसी वजह से बनाया है। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल्स हैं वेटनरी प्रैक्टिस में। जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट नहीं हैं, उनमें फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो वेटनरी प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं और उनमें से भी एनरोफ्लॉक्सासिन सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि ये सभी स्पीशीज़ में यूज़ होता है, मतलब जैसा बताया मैंने कि पोल्ट्री में भी, पेट्स में भी, डोमेस्टिक एनिमल्स में, वाइल्ड एनिमल्स में, लगभग सभी एनिमल्स में ये यूज़ किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कई तरीके के जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया हैं, उन सब के अगेंस्ट काम करता है। मतलब एक वाइड वैरायटी जो बैक्टीरिया की है जिससे बीमारियां होती हैं, उनके अगेंस्ट काम करता है। और 1980 से लेके जब से ये मतलब ये क्लास एक उसमें आई, मतलब वजूद में आई या इसे बनाया गया, तब से लेके और अब तक इसने काफ़ी मतलब एक्सपेंड किया है। इन दवाइयों ने ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस भी आने लगा। तो ये सिंथेटिक मतलब एंटीबायोटिक है। इसे एंटीबायोटिक तो नहीं, एंटीबैक्टीरियल बेसिकली कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, तो इसे एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्लोरोक्विनोलोन क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एनरोफ्लॉक्सासिन। तो एनरोफ्लॉक्सासिन सबसे पहली इस क्लास की सबसे पहली एंटीबायोटिक रही जो कि वेटनरी पर्पस के लिए बनाई गई या वेटनरी यूज़ के लिए बनाई गई। आपको एनरोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वेटनरी के लिए बनाई गई और जिस टाइम ये आई थी, एक बायर करके एक कंपनी है, वो इसे सबसे पहले लाई थी। अब तो बेरोसिन नाम से आती है, उस टाइम इसका नाम कुछ और था। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने, बायर ने या और कंपनियों ने इसके बाद और भी सॉल्ट्स डेवलप किए, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। तो ये वाले आए। तो हमारे पास जो है, अगर हम देखें वेटनरी में, तो एनरोफ्लॉक्सासिन एक है सॉल्ट, एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये हालांकि ह्यूमन मेडिसिन है। एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, ये भी ह्यूमन मेडिसिन है, लेकिन आपको मतलब वेटनरी प्रैक्टिस में भी ये मिल जाती है। फ्लूमिक्यून एक आती है दवाई, वो आती है इसके अंदर, फ्लूमिक्यून। और बस यही 4-5 दवाइयाँ हैं जो आपको मिलती। एक लीवोफ्लॉक्सासिन आती है, ये तो हम भूल ही गए थे। ये 4-5 क्विनोलोन्स हैं जो एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ साथ यूज़ होती हैं। तो इसकी ख़ास बात कुछ जान लेते हैं। वो ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ज़्यादातर स्मॉल एनिमल्स और उन सब में यूज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, मतलब जैसे पोल्ट्री है, पेट है, डोमेस्टिक एनिमल है, इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है। इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर डोज ज़्यादा भी हो जाती है तो ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब वैसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मान लीजिए पोल्ट्री अगर है और आप वायरल में इसे दे देते हैं
तो मोर्टलिटी ये अक्सर कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर डोज बढ़ा के दे रहे हैं आप, तो ये एनिमल इसे थोड़ा झेल जाते हैं और मतलब दवाइयों के मुकाबले। तो इसमें क्यूनोलोन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो ये क्यूनोलोन स्ट्रक्चर कैसे मतलब काम करता है, ये हम देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि किसी भी जो फ्लोरोक्विनोलोन है उसमें फ्लोरीन ग्रुप को ऐड किया गया है। अगर फ्लोरीन इसमें ऐड ना हो तो ये काम की दवाई नहीं होगी। मतलब इसके अंदर ये जो बैक्टीरिया मारने की जो एक कैपेसिटी आती है वो फ्लोरीन की वजह से आती है। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो मतलब उनमें फ्लोरीन हमको एक साइड चेन के रूप में मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये जैसे R1 यहाँ पर लिखा है, तो इस जगह पर कोई केमिकल ग्रुप आ जाता है। एक ये लिखा है R7, 7 नंबर पे इस जगह कोई केमिकल ग्रुप आ जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होते रहते हैं। उन सब्स्टिट्यूशन से अलग अलग सॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि सिप्रो है या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है या लीवोफ्लॉक्सासिन है, वो इस तरीके से बनते हैं और काम करते हैं। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, वो क्या रहते हैं। तो सबसे पहले 1962 में एक क्विनोलोन डेवलप हुआ जिसे नैलिडिक्सिक एसिड कहते थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस नहीं हुआ क्योंकि ये टॉक्सिक था और दिमाग में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी करता था, पॉइजनस था ये। तो इसे फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद ये था फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में आपका एनरोफ्लॉक्सासिन आया सबसे पहले, ये 1980s की बात है। उसके बाद सिप्रो और ओफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, ये रेस्ट्रिक्टेल जो आता है ना उसके अंदर ये दवाई रहती है, लीवोफ्लॉक्सासिन रेस्ट्रिक्टेल के अंदर। सेकंड जनरेशन के बाद फिर एक थर्ड जनरेशन आई, उसके अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आया, गेटिफ्लॉक्सासिन आया और ग्रेपाफ्लॉक्सासिन आया। तो वो हमारे मतलब के नहीं है क्योंकि ये वेटनरी प्रैक्टिस में मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो ये बहुत महंगे मिलते हैं ह्यूमन के लिए। और फोर्थ जनरेशन आई जिसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आया। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन काफ़ी रिएक्टिव रहता है, मतलब कई बार ये क्या करता है, अंदर जाके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है अगर एनिमल के अंदर जाके मतलब एक तरीके से रिएक्ट कर देता है। तो एनरोफ्लॉक्सासिन उस हिसाब से काफ़ी मतलब सेफ़ सॉल्ट माना जाता है। तो इसे यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, ये तो इसके बारे में हो गया थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम पोल्ट्री में देख लेते हैं। पोल्ट्री में ये जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है, जैसे ई कोलाई, पास्चुरेला,
साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा। हालांकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसके अगेंस्ट काम करता है। CRD, CCRD, ब्रोंकोनिमोनिया और पैराटाइफॉइड, कोलाइसेप्टिसीमिया, बेसिलरी वाइट डायरिया, जो भी बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं से होती हैं। ये काफ़ी नुकसान करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। तो पोल्ट्री में जब आप इसे यूज़ करते हैं तो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है। लेकिन मुर्गियों में पर केजी बॉडी वेट से निकालना हमें मुश्किल रहता है, तो उस केस में 1 ml जो डोज़ दी जाती है, बताया जाता है और उसमें भी लिखा रहता है कि 1 ml पर 2 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसे चलाया जाता है। अब कितना चलाना है ये बात थोड़ी सी देखने वाली है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप इसे लगातार 24 घंटे तक चला सकते हैं। अगर इन्फेक्शन कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 घंटे चलाया आपने, 6 घंटे का आपने गैप दिया, कोई और दवाई लगाई और उसके बाद फिर 12 घंटे के लिए चला दिया। तो 2 से 3 दिन दिया जाता है जैसा कि इसके लेबल पर लिखा रहता है, या 3 से 5 दिन के लिए। और उसमें इसे, लेकिन जब आप इसे एक बार देना शुरू करें तो कम से कम 3 दिन का कोर्स इसका करें ताकि आपको कुछ रिलीफ मिले। अगर पोल्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है और आपको जैसे उसका लीवर वगैरह होता है, उसके ऊपर झिल्ली दिखती है जिसे पेरीहेपेटाइटिस या पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, एक मलाई जैसी जो जम जाती है, उस वाले केस में एनरोफ्लॉक्सासिन काम नहीं करती है। मतलब मैंने नहीं देखा है कि कहीं एनरोफ्लॉक्सासिन यूज़ हुआ है और उस वाले केस में कुछ रिलीफ मिला है। और ख़ास तौर से एक जो पर्सनल मतलब ऑब्ज़र्वेशन है जो मैंने देखा है अक्सर, और हमारे एक कैरी के डॉक्टर भी हैं, उनके साथ भी डिस्कशन हुआ है इस बारे में, वो भी ये बताते हैं कि अगर वायरल है तो एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ ब्रोमोहेक्सिन का कॉम्बिनेशन वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। मतलब ये मॉर्टेलिटी को बढ़ा देता है। बस एक बार क्योंकि यूज़ शुरू हो गया ब्रोमोहेक्सिन का CRD के लिए, CRD में तो चलिए मान लीजिए कि कुछ हद तक ये बेनिफिट कर देता है, लेकिन अगर CRD की जो प्रॉब्लम है वो IB की वजह से है, ठीक है, और IB है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में किडनी डैमेज होती है, ये हम सबको पता है ना। किडनी में मतलब वो देखने को मिलती है स्वेलिंग, किडनी डैमेज होती है। तो किडनी अगर डैमेज हो रही है तो उसमें ब्रोमोहेक्सिन काफ़ी उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो CRD में भी अक्सर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हम एनरोफ्लॉक्सासिन तो दे रहे हैं, हालांकि ये सेफ़ एंटीबायोटिक है, इससे मोर्टेलिटी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वो ब्रोमोहेक्सिन के साथ है तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन कंपनियां क्या हैं, अपने आप ही उसे डाल देती हैं, मतलब बिना ब्रोमोहेक्सिन के वो बनाती नहीं है। अगर वो बिना ब्रोमोहेक्सिन के बनाएंगी तो फार्मर लेगा नहीं, उसे लगेगा कि दो चीज़ें हैं, पैसे वो दे रहा है, मान लो 300 रुपये का 1 लीटर आता है, तो वो लेबल को देखेगा, अच्छा इसमें ब्रोमोहेक्सिन है और इसमें खाली एनरोफ्लॉक्सासिन है और इसमें एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ ब्रोमोहेक्सिन भी है, तो वो BH वाली लेगा, ठीक है। तो ऐसा सोच के ना लें, अपने यहाँ कंडीशन देखें कि आपको ब्रोमोहेक्सिन की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो ब्रोमोहेक्सिन अलग से सॉल्ट आता नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट ये है। ये ब्रोमोहेक्सिन डाला क्यों गया था, वो इस वजह से डाला गया था कि ये ब्रोमोहेक्सिन जो है ये अक्सर क्या करता है कि ये थोड़ा सा पेनिट्रेट करता है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के अंदर होता है म्यूकस, और ये म्यूकस को एक तरीके से मतलब उसकी कटिंग कर देता है, उसे पतला कर देता है, उसके अंदर पानी वानी मिक्स होना आसान हो जाता है, उसके अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं, म्यूकस जिससे गाढ़ा बनता है, बलगम जो होता है, उसे ये तोड़ता है। तो ये इसके अंदर ये डालने का ये पर्पस ये था कि ये जब म्यूकस को तोड़ेगा तो जो ट्रैकिया है
ट्रैकिया के ऊपर मान लीजिए ये ऐसे म्यूकस आ गया है, तो ये म्यूकस को जाके काटेगा और यहाँ से ब्लड में से एंटीबायोटिक आएगी और एंटीबायोटिक उसे मतलब वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ पर बैक्टीरिया है। लेकिन एनरोफ्लॉक्सिसिन के साथ हो सकता है, क्योंकि ऐसी रिसर्च वगैरह तो हुई नहीं है, ना होती है वेटनरी में, जैसे मैंने बताया कोई ऐसे तो पैसे खर्च करता नहीं है इसमें कि रिसर्च करके ये पता लगाएंगे कि ये इसके साथ कॉम्पेटिबल है भी या नहीं है। लेकिन एक प्रथा चलती आ रही है, एक किसी ने बनाया तो सब वैसे ही बनाने लगे। तो कोशिश किया कीजिए कि एनरोफ्लॉक्सिसिन अगर आपको प्लेन मिले तो वो लेकर आएँ। उस प्लेन के मतलब बेनिफिट्स इसके मुकाबले ज़्यादा नज़र आते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ मैंने ना इसमें देखी हैं, ना पढ़ी हैं, ना मुझे मिली हैं। तो पोल्ट्री के अंदर इसे मैंने डोज भी आपको बताई और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको बताया। फिर पेट्स के अंदर आता है कि जैसे आपके यहाँ डॉग है, डॉग के कुछ मतलब ईयर इन्फेक्शंस में काफ़ी ये अच्छा काम करता है, और यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर दिया जाता है, जो उसकी पेशाब की नली होती है या किडनी विडनी के जो मतलब इन्फेक्शंस होते हैं उनमें दिया जाता है। ख़ास करके यूरेथ्रा, जब डॉग को बार बार पेशाब आता है ना, तो वो वाली कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। ईयर इन्फेक्शंस में ओटाइटिस जब होता है तब दिया जाता है। इसी तरीके से कैट्स में यूज़ होता है। इसकी ख़ास बात क्या है कि ये ना सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करता है, बल्कि बैक्टीरिया जैसे कुछ और माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे क्लेमाइडिया या फिर रिकेट्शिया, उन पे भी काम करता है। तो कैट्स के अंदर भी इसे सेफली यूज़ किया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हैं तो जिसमें कैट्स के अंदर भी ये रिएक्ट कर जाता है और मना किया जाता है कि ये कैट के अंदर थोड़ी टॉक्सिसिटी कर देता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कैट्स के अंदर भी इसे यूज़ करते हैं। और इसकी जो डोज़ होती है डॉग और कैट के अंदर 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट, आराम से इसे यूज़ किया जा सकता है। और ओरली भी दे सकते हैं आप इसे, मतलब इसकी टैबलेट्स आती हैं, छोटी टैबलेट्स भी आती हैं, 50 mg वाली टैबलेट भी आती है। तो अगर 5 किलो की आपकी कैट है तो आप एक टैबलेट ला के उसे दे सकते हैं और मतलब चला भी सकते हैं उसे 4-5 दिन तक या 1 हफ्ते तक का कोर्स। ऐसे ही डॉग के लिए, तो डॉग में भी जो डोज़ है वो 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कैट्स के लिए और डॉग के लिए हो गया इसकी डोज़। फिर आती है हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल के अंदर मुझे थोड़ा सा इसे यूज़ करते हुए वो होता है, क्योंकि एक दवाई आती है फोर्टिविर नाम से, आप शायद जानते हो। इसे लॉन्ग एक्टिंग एनरोफ्लॉक्सिसिन कहा जाता है। मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्या है कि जिससे ये लॉन्ग एक्टिंग बन जाती है, ठीक है ना। मैंने देखा भी, कोशिश भी की, लेकिन उसके लेबल पे तो सिंपल एनरोफ्लॉक्सिसिन लिखा रहता है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये 3 दिन तक काम करती है। 3 दिन नहीं तो 2 दिन या 48 घंटे तो काम करती है। तो 48 घंटे काम कर रही है तो आप 2 दिन में एक बार इंजेक्शन लगाएंगे। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं किसी इन्फेक्शन के अंदर तो ये एनरोफ्लॉक्सिसिन काम नहीं करता है। मैंने तो अक्सर यही देखा है, गोट्स वगैरह में मैंने इसे यूज़ किया लॉन्ग एक्टिंग सोच के कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो 48 घंटे में तो काम नहीं किया। आप दिन में कई बार तो ऐसा होता है 2-2 बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें जो डोज रेट बताई जाती है वो 2.5 mg to 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बताई जाती है। तो
ये डोज भी मतलब क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में लिखी हुई है इस वजह से मैंने ये बताई है आपको, लेकिन डोज इसमें ये कम रहती है। तो आप इसे 7.5 mg तक यूज़ कर सकते हैं पर केजी बॉडी वेट, मतलब काउज़ में। हालांकि काउज़ में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, इसे ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि काउज़ में जब यूज़ नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। इतनी यूज़ नहीं होती जितनी और एंटीबायोटिक जो ये सेफ्ट्रिएक्सोन और ये सब यूज़ करते हैं काउज़ में, जेंटामाइसिन, तो उसकी जगह ये भी यूज़ की जा सकती है, सस्ती भी है और वर्क भी अच्छा करेगी। ऐसे ही गोट्स में, तो गोट्स के अंदर भी इसे हम 10 mg पर केजी बॉडी वेट तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये काम कर रही है और करेगी तो हमें पता चल जाता है 1 या 2 डोज में ही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें फिर इसका कोई सिनर्जिस्टिक वो ढूंढना पड़ता है कि ये किसके साथ इसे दिया जाए कि ये इसके काम करने की क्षमता को बढ़ा सके वो सॉल्ट। तो वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो का टॉपिक होगा, लेकिन ये इसकी डोज़ है कि काऊ में आप इसे 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट तक दे सकते हैं और गोट्स में 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट। तो जो गोट में है वही शीप में होगा और जो काऊ में है वही बफेलो में होगा। तो इसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो देखिए, जब ये दवाई आई थी पहली बार तब इसके अंदर बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते थे और ये थी भी बहुत महंगी। अब सबसे सस्ती एंटीबायोटिक ख़ास तौर से पोल्ट्री में वो एनरोफ्लॉक्सासिन ही है, मतलब वो एनरोसिन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो एनरोसिन या एनरोसिन BH। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर BH ख़राब होती है, लेकिन जब आप लेकर आएँ और आपको बहुत ज़्यादा CRD की प्रॉब्लम ना हो या CRD है वो IB की वजह से नहीं है तो आप एनरोसिन BH भी यूज़ कर सकते हैं। ओरल एनरोसिन वो कभी भी काउज बफलोज को या फिर शीप गोट को ना दें। मुंह से ना दें एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोसिन BH आती है ना, और गोट को खांसी वासी होती है, शीप को खांसी होती है, तो लोग लाके उसे पिला देते हैं। ये बिल्कुल ही एक गलत प्रैक्टिस है, ऐसा ना करें। उससे कभी आपकी का जानवर कभी ठीक नहीं होगा। मैं वीडियो में ये बात कह रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि उससे ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ना, ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, ये एसिड में भी घुल जाता है, ये बेस में भी घुल जाता है और ये न्यूट्रल उसमें भी घुल जाता है। तो ये जैसे ही जाता है ना र्यूमेन के अंदर, आपको पता है कि र्यूमेन होता है, र्यूमेन के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये वहाँ जाते ही मतलब उन बैक्टीरिया को मार के खुद ये मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाता है। तो अगर र्यूमेन के बैक्टीरिया मर गए तो वो खाना पीना एनिमल छोड़ देता है, मतलब लेफ्ट फीडिंग। तो अगर फीडिंग उसकी रुक जाती है और जहाँ पर इस दवाई को पहुँचना था गाय भैंसों के अंदर, मतलब किसी बॉडी में मान लो इन्फेक्शन है, किडनी में है, लीवर में है या ब्लड में है, तो वहाँ तक तो ये पहुँच ही नहीं रहा और र्यूमेन के बैक्टीरिया इसने और मार दिए, तो वो खाने से भी गया।
तो कभी भी एनरोसिन BH ला के अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बछड़ा किसी को नहीं पिलानी है। इन एनिमल्स में ओरल नहीं देना है, सिर्फ इन एनिमल्स में इंजेक्शन दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताई। और दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन के बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंस आ जाता है। जब आप बार बार पिलाएंगे ना, वो काम नहीं करेगा और वहाँ की पॉपुलेशन को, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, माइक्रोबायोलॉजिकल पॉपुलेशन को एकदम से डिस्टर्ब कर देगा। तो ओरल सिर्फ पोल्ट्री में देनी है ये, या पेट में दे सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों में दे सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल काऊ बफेलो में या शीप गोट्स में ये नहीं देनी चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा था एनरोसिन BH की, तो जब ये आई थी दवाई तब उस टाइम बहुत महंगी थी क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया है, इसी वजह से ये सस्ती हो गई। जब इसने काम करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है ये सस्ती हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस इसके अंदर आ गया। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि कैसे डेवलप होता है, ऐसा है कि हमने 1 ml दवाई को दिया और यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बैक्टीरिया थे। अब 10 बैक्टीरिया हमने 1 ml दवाई को दिया और इसने 9 बैक्टीरिया को मार दिया, बस 1 बैक्टीरिया बचा। जब 9 बैक्टीरिया मर गए तो इम्यून सिस्टम काम करने लगा और बर्ड ठीक हो गया, या बर्ड या जो भी हमारा एनिमल था वो ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, मतलब उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो 1 बैक्टीरिया था ये वाला, ये नहीं मर पाया किसी वजह से। इसके अंदर ऐसी ताकत थी कि ये एनरोफ्लॉक्सासिन का मुकाबला इसने कर लिया। अब ये बढ़ेगा, ये 2 बनाएगा, इसके फिर 4 बनेंगे, है ना, उसके फिर 8 बनेंगे। तो अब जब इसे नहीं मार पाया एनरोफ्लॉक्सासिन, तो अब इनको भी नहीं मार पाएगा। अब जो अगली बार बीमारी होगी वो इन बैक्टीरिया की वजह से होगी। तो ये होता है रेजिस्टेंस। ये 2 तरीके का होता है, एक लोकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो एनिमल के अंदर है, एनिमल के अंदर कोई भी एक बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन हमेशा रहती है। तो एक तो वो लोकल होता है, एक होता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया आसपास हैं, एनवायरनमेंट में हैं, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं किसी भी एंटीबायोटिक के लिए। दोनों ख़तरनाक होते हैं हमारे लिए, मतलब एनिमल्स के लिए। तो अगर आपका फ्लॉक एनरोफ्लॉक्सासिन आप दे रहे हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है। तो आप इस दवाई को मतलब बहुत रेगुलर इस्तेमाल ना करें। मतलब ऐसा करें कि एक बार लेके आए, 1 बॉटल यूज़ हो गई या 1 फ्लॉक में यूज़ हो गया, अब दूसरे फ्लॉक में या 3 महीने के लिए इसे यूज़ ना करें, फिर 3 महीने बाद कर लें। इस बीच में कोई और एंटीबायोटिक लाएं, बायोसिक्योरिटी मेजर्स लें और अपने यहाँ अच्छा फीड इस्तेमाल करें ताकि बीमारियाँ ना आएँ और कम से कम हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़े। क्योंकि आज करेंगे, आज ठीक कर देगा, कल को वो ठीक करने की कैपेसिटी कम होगी, परसों और कम होगी, उससे अगले दिन और कम होगी, फिर वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को रोका जा सकता है। लोकल का मतलब है जो मुर्गी के अंदर बैक्टीरिया हैं वो इससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में रहते हैं और फिर मुर्गी के अंदर पहुंचते हैं, तो दोनों के अंदर रेजिस्टेंस इसका ख़राब है। तो अननेसेसरीली इसे यूज़ ना करें। तो जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ है वही रेस्ट्रिक्टेल या और भी जो दवाइयाँ हैं, नियोडॉक्स है, नियोमाइसिन, डॉक्साइक्लिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, वो कितनी महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो उन्हें यूज़ ऐसे मतलब ना करें। प्रॉपर डोज को देखें और कोशिश करूँगा कि सबकी डोज वगैरह और ये सब चीज़ें आपको बताऊँ। तो ये आज की वीडियो के लिए था और फिर किसी वीडियो में कुछ और टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।